गर्मियों की रात थी। 4 दोस्त थे, रजनीश, दिवेश, रजत, विनोद। ये एक प्रतिष्ठान बीए कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल की छत पर बैठे हुए थे और हाथ में एक एक एप्पल फिज की बोतल थी, मगर उनके हाव भाव से लग रहा था शायद उस एप्पल फिज की बोतल में शराब थी। रजनीश ने विनोद से कहा, भाई बस ये 2 दिन और बीत जाए, प्लेसमेंट भी सही से हो जाए, तब तो सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे हॉस्टल की छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर से रैगिंग लेना, ये सब बहुत याद आएगा। दिवेश ने कहा, हाँ भाई, जब ज़िंदगी पूरी तरह निर्धारित हो जाएगी तो ये कॉलेज बहुत याद आएगा। रजत ने कहा, मगर सालों पहले जो हुआ था, क्या हम वह कभी भूल पाएंगे? विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा, साले मनहूस, हर वक्त ऐसी बातें करना ज़रूरी है क्या तुझे? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूल जाने दिया कर। रंजीश ने कहा, वह बात हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं छुपा पड़ा था, उस 2 मंजिला हॉस्टल के सामने वाली सड़क पर लगी रोड लाइट भी जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रही थी, मगर अचानक वह भी ऑन ऑफ हो रही थी। पास से गीदड़ों की आवाज़ आने लगी थी। दिवेश ने कहा, चलो भाई, मौसम ख़राब हो रहा है, नीचे चलते हैं। इस रजत की बात सुनने से बेहतर है सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाए। इसके बाद चारों छत से रखी पानी की टंकी से दाई और लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गए। सब कुछ शांत हो गए, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी के पास एक बड़ा सा काला साया नज़र आया जिसकी आंखें चमक रही थी और अगले ही पल में वह गायब हो गया। रात के 2 बज रहे थे। एक बड़े से गलियारे में उन चारों के कमरे थे और गली के बाहर एक बल्ब लगा हुआ था। वह सब कमरे में जाकर सो गए। रजत और विनोद भी घोड़े बेचकर सो गए। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने की तरह है अब गली में लगा हुआ बल्ब भी ऑन ऑफ होने लगा और हॉस्टल में किसी लड़के के फफक कर रोने की आवाज़ गूंजने लगी। रंजीश ने आंखें खोली और नींद में ही गाली देते हुए बोला, कौन है साला, लड़कियों की तरह रोए जा रहा है रात के समय। और वह नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा, मगर वहां कोई भी नहीं था और गली में लगा हुआ बल्ब भी जल बुझ रहा था। रंजीश ने पूरा मंजिल छान मारा, मगर कोई भी नहीं मिला। थक कर वह वापस अपने कमरे में सोने आ ही रहा था, तभी रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई। इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीश को आवाज़ बाथरूम से आती हुई महसूस हुई। कौन रो रहा है लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में जाकर देखा तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया, मगर गली में लगे हुए बल्ब के साथ बाथरूम की लाइट भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज़ अब पूरी तरह से बंद हो गई थी। इस बार वो थोड़ा घबरा गया, मगर डरा नहीं। उसने सोचा, जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर ही चलता हूँ, और वहाँ अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसकी पीठ को घूर रहा है और उसने अचानक ही अपना सिर झटका, जैसे अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो, और सामने लगे शीशे को देखने लगा। पर सामने देखते ही तो
उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंड सी लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी, जिसकी बिल्ली जैसी डरावनी आंखें धीरे धीरे रंजीश के करीब आ रही थी और करीब आती गई। वह रंजीश आंखों को पहचान चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये साया वही है। उसने अपनी आवाज़ में अलग ही लचक के साथ कहा, पहचान तो तू गया ही है, अब देर मत कर, चल मेरे साथ। रंजीश ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसे आया साले? कहते हुए रंजीश उस साये को मारने के लिए पलटा, मगर उसने रंजीश को दूर धक्का दे दिया और अपने पास लगे वॉश बेसिन को उखाड़कर उसके सिर पर फेंक दिया। खून का एक एक फव्वारा सा निकल गया और अगले ही पल सब शांत हो गए और वहाँ साया गायब हो चुका था। अगली सुबह जब पुलिस आई और हॉस्टल के सभी लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे, रजनीश की लाश को पहचानना मुश्किल हो चुका था। इधर दिवेश, विनोद और रजत का चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं रहा था और जिस बेरहमी से उसका खून किया था उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। उन तीनों का वह दिन बहुत ही मुश्किल से बीता था। रात उससे भी ज़्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी और रात हो गई थी। तीनों ने बड़ी मुश्किल से खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रंजीश के साथ बैठकर वे सब अपनी आगे की योजना बना रहे थे, वही रात रजनीश की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो अपने कमरे में साथ थे, जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर दिवेश अपने कमरे में अकेला था। उसे रह रहकर रजनीश की डरावनी लाश याद आ रही थी। जैसे तैसे वह सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन रात में दरवाजे पर किसी दस्तक होने के कारण उसकी नींद खुल गई। दिनेश को बाहर से आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोल। दिवेश ने कहा, कौन है? ना तो वो आवाज़ रजत की थी और ना ही विनोद की, मगर उसमें जो लचक थी उससे दिनेश अनजान था। विनोद दिवेश से घबराते हुए पूछा, दरवाज़ा खोल। अब वे अपनी आवाज़ लचक खाकर भयानक और डरावनी हो गई थी। दिवेश के कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके कमरे के बाहर कौन था। वही भयानक आवाज़ फिर गूंजी और कहा, दरवाज़ा खोल दिनेश। उधर उधर भागने लगा और आवाज़ हुई, दरवाज़ा टूटकर ज़मीन पर गिर गया। दिवेश ने डरे हुए शब्दों में कहा, जय तुम? जय ने कहा, हाँ मैं। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील किया था? जीते जी तो मुझे में ताकत नहीं थी तुम सबको जवाब देने की, मगर अब मरने के बाद मुझ में ताकत भी है और शक्ति भी। अब बदला मैं लूँगा। उस साये ने कहा था, जिसे अभी जय कहकर संबोधित किया था। वह एक झटके में ही दिवेश के सामने आ खड़ा हुआ और दिवेश डर से कांपने लगा। दिवेश ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने वह सब जानबूझकर नहीं किया था। जय प्लीज़ मुझे छोड़ दो। दिवेश जय के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। जय बोला, कभी मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा था, तुमने मुझे छोड़ा था क्या? जय भी अब एक साये के रूप में था। उस गुप्त अंधेरे में सिर्फ उसकी बिलोरी आंखें चमक रही थी। दिनेश ने कहा, मुझे छोड़ दो।
ये वाकया पूरा होने के बाद पहले एक गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसके सीधे दिनेश के गले के चारों ओर गोल गोल लिपटता गया और सिर्फ पंखे में जाकर बंध गया। दिवेश हवा में झूल रहा था। उसकी जीभ बाहर लटक गई थी और गर्दन मुड़ चुकी थी। जय वहाँ से जा चुका था अपना एक और बदला लेकर, और दरवाज़ा वापस अपनी जगह लग गया था, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह जब दिनेश बहुत देर तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो रजत और विनोद ने गार्ड को बुलाया, और इसके बाद जब दिवेश के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो सब चौंक गए। दिवेश की लाश पंखे से लटकी हुई थी और उसमें सफ़ेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। अब पूरे हॉस्टल में दहशत फैल चुकी थी। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है, और जो एक एक करके हॉस्टल के लड़कों की जान ले रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर क्यों कर रहा है वो ये सब। चारों दोस्तों में से अब रजत और विनोद ही बचे थे। दिवेश के गले में लटके हुए उस गुलाबी दुपट्टे को देखकर रजत और विनोद को अब कुछ अंदेशा होने लगा था कि वह कौन है जिसने दिनेश को और रंजीत दोनों की जान ली है। रजत ने कहा, भाई मुझे लगता है जय वापस आ गया है। विनोद ने डरे और गुस्से में कहा, तू चुप हो जा रजत, बिना बात की बात मत किया कर। रजत ने कहा, मैं सच ही तो कह रहा हूँ। विनोद, तुझे याद नहीं, मैं गुलाबी दुपट्टे से अंतिम समय में जय के पास देखा था। ये कहते हुए रजत का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका। हमने उसे नहीं मारा, विनोद ने चिल्लाते हुए कहा। रजत ने कहा, तेरे चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमने उसे नहीं मारा, मगर उसके मरने की वजह तो हम ही थे। साले चुप हो जा। ये कहते हुए विनोद ने रजत के एक मुक्का मार दिया। रजत ज़मीन पर गिर पड़ा और विनोद वह अलमारी में से अपनी शराब की बोतल निकाल कर गुस्से में हॉस्टल की छत पर चला गया। रजत ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, अकेले मत जा विनोद, मगर तब तक विनोद ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। रजत ने उठकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर वह अपने कमरे में ही बंद हो चुका था। लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था। दूसरी ओर विनोद गुस्से में शराब पीता जा रहा था और सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा था। जय को गालियाँ देता जा रहा था। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए विनोद को लगा कि कोई पानी की टंकी के पास है, मगर उधर जाकर देखने पर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया और आगे की ओर बढ़ गया और हाथ रेलिंग पर रख कर नीचे देखने लगा। सामने लगी रोड लाइट के तारों पर लटकाए बैठे जय के साए पर उसकी नज़र पड़ते ही वह डर के मारे खुद ही पीछे की ओर गिर पड़ा। शराब की बोतल भी उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई थी, जिससे बहती शराब की आवाज़ से सन्नाटे को तोड़ रही थी। विनोद के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। वे छत के फर्श पर ही गिरा हुआ केवल पीछे की ओर ही रेंगते रेंगते जा रहा था। सामने रोड लाइट के तार पर बैठा जय का साया भी उसे दहशत में देखकर ज़ोर ज़ोर से डरावनी हंसी हंस रहा था। विनोद पीछे रखी पानी की टंकी से टकराकर रुक गया और अब वह पीछे नहीं जा सकता था।